हेलो पीपल, दिस इज अदिति फ्रॉम लॉ डेब्यू। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की एमसीक्यू और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि लास्ट 10 इयर्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीवाईक्यू प्लस पीवाईक्यू का एनालिसिस। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने पहले एमसीक्यू से। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हमने सबसे पहले एमसीक्यू करे थे, उसके बाद हमने पीवाईक्यू का एनालिसिस करा था। वैसे ही इस वीडियो में भी सबसे पहले हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम पीवाईक्यू का एनालिसिस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। एक संविदा वैधानिक रूप से कब प्रवत की जा सकती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिससे हम कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a perpetual injunction can only be granted by the decree at the hearing and upon the। स्थायी व्यादेश केवल सुनवाई के समय और निम्नलिखित पर डिक्री द्वारा दी जा सकती है। ऑप्शन नंबर 1 डिमांड ऑफ द पार्टी, ऑप्शन नंबर 2 डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, ऑप्शन नंबर 3 मेरिट ऑफ द सूट या नन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 मेरिट ऑफ द सूट, बाद की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A sells a field to B, there is a right of way over the field of which A has direct personal knowledge, but which he conceal from B। मतलब A एक जमीन B को बेचता है, जमीन पर एक अधिकृत अधिकार है जिसका A को प्रत्यक्ष ज्ञान है, पर वह B से छुपाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है, B has right to rescind the contract, B cannot rescind the contract, A has right to rescind the contract या A इज नॉट लीगली लाइबल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। ए हैज सॉरी, एट नहीं होगा, यहाँ पे बी होगा। बी हैज राइट टू रेस्किन दी कॉन्ट्रैक्ट, बी को संविदा रद्द करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which section of SRA prohibit filing a case against the government? कौन सी ऐसी धारा है जो सरकार के खिलाफ मामला दायर करने को रोकती है? ऑप्शन नंबर 1 सेक्शन 5, ऑप्शन नंबर 2 सेक्शन 6, ऑप्शन नंबर 3 सेक्शन 7 या ऑप्शन नंबर 8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 सेक्शन 6, धारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the minimum number of partner in banking business? बैंकिंग कारोबार में अधिकतम संख्या की भागीदारी क्या है? 8, 10, 12 या 16। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 10 है। क्वेश्चन है कि सेक्शन 36 टू 42 ऑफ एसआरए एक्ट प्रोवाइड। विनिर्देश अनुतोष अधिनियम की धारा 36 टू 42 क्या प्रदान करती है? इंजंक्शन, कोर्ट दैट डिस्क्रिप्शन ऑन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट या नन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 इंजंक्शन, व्यादेश। कोर्ट पावर टू अवॉर्ड कंपेंसेशन इज प्रोवाइडेड इन एसआरए एक्ट। न्यायालयों को प्रतिकार का अधिकार विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम किस धारा में प्रदान किया जाता है? अंडर सेक्शन 20, अंडर सेक्शन 21, दोनों या कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 अंडर सेक्शन 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी इज डिफाइंड इन। विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का प्रत्युकरण परिभाषित है। सेक्शन 5, सेक्शन 1208, अंडर सेक्शन 10 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड या फिर नन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 सेक्शन 5 ऑफ द एसआरए एक्ट। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज मेंशन इन विच सेक्शन? लिखतों का रद्दकरण किस धारा में है? सेक्शन 8 टू 25, सेक्शन 26, सेक्शन 31 टू 33 या सेक्शन 36 टू 42। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 सेक्शन 31 टू 33 ऑफ एसआरए एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, person is entitled to the possession of specific immovable property may recover in the manner provided by।
द सीपीसी एक्ट 1908, द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसका मतलब ये है किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति पर कब्जा किए जाने पर किस तरीके से निकलवाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा द कोड ऑफ प्रोसीजर एक्ट 1908, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 39 ऑफ एसआरए एक्ट डील विद, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 39 किससे संबंधित है। तो 39 हमारा डील करता है, वो है हमारा करेक्टनेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लिखित की शुद्धता। स्पेसिफिक रिलीफ वेयर द एग्रीमेंट इज मेड विथ माइनर, जहाँ करार नाबालिग के साथ किया जाता है उन्हें विनिर्दिष्ट अनुसंतोष क्या बोलते हैं। कैन गेट, कैन नॉट बी गिवन, कैन रिलीज या इम्प्लीमेंटेड विथ लॉ। तो यहाँ पे आपको फिलअप भरना है। अब आप मुझे बताइए कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा और कमेंट में इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 आपको खुद सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि the parties which cannot be compelled to perform specific performance of contract are provided in which section of SRA। तो यहाँ पे आपका सिंपल सेक्शन पूछा गया है, आप एयर एक्ट से देखकर सेक्शन भी बता सकते हो और कमेंट में मेंशन कर सकते हो। तो इसका भी आपको आंसर कमेंट में ही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Section 14A inserted by the SRA Relief Amendment Act 2018 relates power of the court to engage expert, establishment of special court, expeditious disposal of case या specific performance with regard of contract। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, पावर ऑफ द कोर्ट टू इंगेज एक्सपर्ट, विशेषज्ञों के साथ संविदा करने का न्यायालयों का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, what is the period of limitation for expeditious disposal of suit under the SRA Act? 6 month, 10 month, 12 month या 18 month। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, 12 months, 12 महीने। अगला क्वेश्चन है, when perpetual injunction may be granted, perpetual injunction कब ग्रांट किया जाता है। where the defendant is trustee of the property of the plaintiff, where there is no standard for ascertaining the actual damage या compensation in money would not be afford adequate relief या all of the above। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, all of the above, उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, DSRA एक्ट प्रोवाइड, कितने सेक्शन और कितने चैप्टर होते हैं इसमें। तो ये तो बेसिक है, ये आपको पता ही होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, 8 चैप्टर होते हैं और 44 सेक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द डिक्री मेड द हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट ऑफ द सूट द डिफेंडेंट इज thereby perpetually enjoined from the assertion of the right or from the commission of the act which could be the contrary of the right of the plaintiff। पहला ऑप्शन है टेम्परेरी, सेकंड परपीचुअल, थर्ड बोथ टेम्परेरी एंड परपीचुअल या फोर नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, द परपीचुअल, स्थायी। अगला क्वेश्चन है, according to the section 5 of the SRA Act 1963, a person entitled to the possession of a specific immovable property may recover it in the manner provided in the SRA Act, the Civil Procedure Code या the Code of Criminal Procedure या Transfer of Property Act। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। Which of the following is the correct with respect to declaratory decree under the SRA Act? Option number 1, Section 34 of the said Act deal with it. It is discretionary in nature, both या none of the above। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, it is both। Section 34 of the Act या it is discretionary in nature। एक्चुअली ये 16 वाला जो क्वेश्चन है, ये जो 20 है यहाँ पे, ये रॉन्ग है। इसका हिंदी वाला वर्जन नहीं है यहाँ पे, तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
Which of the following injunction can be granted only by the decree made at hearing and upon the merit of the suit? ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, एक्चुअली यही क्वेश्चन ऊपर भी था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा परपीचुअल इंजंक्शन, शाश्वत व्यादेश। अगला क्वेश्चन है, ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट इलस्ट्रेशन से पूछा गया है, जो एसआरए की इलस्ट्रेशन बेयर एक्ट में दी गई हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुआ है। ये जो थ्योरी है और ये जो टॉपिक है, ये बहुत रिपीट हुआ है, तो आप इसको ध्यान से रीड करिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको रीड करके बताऊंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी इसमें पूछा गया गया है। So A has a real estate developer entered into the contract with B, the owner of the piece of prime land for the purchase of her property. The contract stipulated that A would pay 50 lakh in advance and remaining 1 crore within 6 months. In return, B agreed to transfer the title of the land. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि ए जो एक रियल एस्टेट डेवलपर है, ये बी की कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो कि बी जो है एक मालिक है अपनी लैंड का। वो बोलता है कि आप 50 लाख रुपए पहले दे दो और बाकी जो 1 करोड़ रुपए हैं वो 6 महीनों में दे देना। अब हमारा जो पहला आधा कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो गया, मतलब 50 लाख रुपए उसने दे दिए हैं और उसने उसकी प्रॉपर्टी पे साइन कर दिया है। अब ये बताओ, जो बी है उसको कोई और खरीदार मिल जाता है और वो ए से बोलता है कि अब मुझे तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है, क्योंकि अब मुझे इसका कोई और खरीदार मिल गया है। तो अब आप ये बताओ, जो ए है जिसने वो आधा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करा था, वो किस सेक्शन और किस एक्ट के तहत अपनी इस प्रॉपर्टी को दोबारा क्लेम कर सकता है, मतलब मुकदमा कर सकता है उसके ऊपर कि ये जो मैंने आधा कॉन्ट्रैक्ट करा था ये पूरी तरह वैलिड और आपको, और ये इलीगल अगर आप ऐसा काम करते हो। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार, इसके ऑप्शन क्या-क्या हैं। तो पहला ऑप्शन है कि ए में फाइल अ सूट इन द क्रिमिनल कोर्ट हैविंग द पावर अंडर द बीएनएसएस। एंड नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ए में फाइल अ सूट इन द स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एसआरए एक्ट। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ए में फाइल अ सूट इन सिविल कोर्ट हैविंग द पावर अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड 1908। और डी है हमारा नो सूट कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट ए एज देयर इज नो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ऑप्शन लास्ट हमारा बोल रहा है कि इसमें कोई ब्रीच ही नहीं हुआ इस कॉन्ट्रैक्ट का। तो अगर हम इसका करेक्ट ऑप्शन देखें तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, कि ए जो है वो फाइल करेगा सूट इन द सिविल कोर्ट हैविंग द पावर अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सेक्शन 31 ऑफ द एसआरए एक्ट रिलेटेड टू रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डिक्लेरेटरी डिक्री या परपीचुअल इंजंक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लिखित का निस्तारीकरण। अगला क्वेश्चन है कि हाउ द रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी इनफोर्स। तो ये हमारे सारे ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। तो अगर हम इसका करेक्ट ऑप्शन देखें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, अ पर्सन entitled to the possession of specific immovable property may recover it in the manner provided by the civil procedure code 1908। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पे हमारे सारे एमसीक्यू हो गए हैं जो पीवाईक्यू थे। अब हम बात कर लेते हैं पीवाईक्यू का एनालिसिस क्या है, जो लास्ट 10 ईयर्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम जैसे एव 10 से लेके एव 19 जो कि हमारे 10 सालों का है, तो सबसे पहले तो हम शुरू के ही साल में देख लेते हैं। शुरू के हम 4 सालों में देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आए हैं। तो अगर हम एव 10 में देखें तो 4 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद एकदम से 3-3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और फिर हमारे 5 क्वेश्चन पूछे गए। वैसे 5 क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं कभी भी, बस पता नहीं एव 13 में कैसे ये पूछ लिए गए थे, अदरवाइज़ फिर 5 से कम ही क्वेश्चन आते हैं। 4 हो गए, 3 हो गए, 2 हो गए या कभी-कभी 1 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। पर 5 बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन हो सकता है इस बार भी रिपीट हो जाए। उसके बाद एफ 14 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है एसआरए से। उसके बाद देखिए मैंने बोला था ना कभी-कभी 1 क्वेश्चन भी आ जाता है इससे। तो ए 15 में 1 क्वेश्चन आ गया, 16 में 4, 17 में 3 और फिर 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी तक का हाईएस्ट सबसे ज़्यादा 5 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं आए हैं। और इस बार भी ट्रस्ट मी, इस बार आपके 5 या 5 से कम ही क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। एसआरए बहुत ही छोटा लॉ है, बहुत ही माइनर है, आप आराम से इसे कवर कर सकते हो अगर आपने बेयर एक्ट को बहुत अच्छे से रीड करा है।
बेसिकली एसआरए में जो क्वेश्चन आते हैं वो सेक्शन और इलस्ट्रेशन वाले ही आते हैं और कुछ-कुछ थ्योरी भी पूछ ली जाती है जैसे परपेचुअल क्या होता है और कैंसिलेशन इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं ये भी पूछ लेते हैं लेकिन अदरवाइज़ यहाँ पे सेक्शन और इलस्ट्रेशन यही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा एनालिसिस यहाँ का और वीडियो कंप्लीट होती है और अगर आपको इस पीडीएफ का लिंक चाहिए और डायरेक्ट आपको एमसीक्यू देखने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा।